तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ उसके बहुत सारे बगल में लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ पर एक बंदा आता है। तो ये पीले बाल वाला उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ईस्टर्न एरिया पर कब्जे करने वाली सेना का फोर्स करने के लिए अपॉइंट किया था, तुम यहाँ क्यों हो। तो ये बंदा बहुत जख्मी हालत में होता है और कहता है कि तुम्हें मार गिराने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने शुरू से ही मेरी सेना को चारा बनाने की प्लानिंग बनाई थी, है ना। तुम्हारा इरादा हमें फेंक देना था और मार डालना था। क्या मैं गलत हूँ फादर। और ये इसका फादर होता है। तो इसका फादर बोलता है विंगलेस इसी काम के लिए अच्छे होते हैं, क्या ये सही नहीं है मेरे बेवकूफ बेटे। ऐश एलएम। और हमें एलएम के बारे में भी बताया जाता है, कॉन्टिनेंट के सबसे ग्रेट वॉरियर हाउस जिन्होंने इंपीरियल फैमिली के गार्ड के रूप में अपनी स्वॉर्ड समर्पित कर दी। इसके हेड रेड्रिक एलएम है। वो इस देश में उनका एकमात्र लॉर्ड था। किसी विम के आकर बर्फीले तूफान से बचाया जहाँ मैं मरने की हालत में पड़ा था। मेरी लाइफ बचाई। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझसे करने को कहा था, लेकिन मेरे पास फादर का एहसान चुकाने के लिए पंख नहीं थे। पंखों की कलगी में विंग लिस्ट में मैजिक पावर होती है और तुम्हारे पास जितने ज्यादा पंख होंगे तुम्हारी एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरे ब्रदर और सिस्टर मुझे ड्यूक के घर में एकमात्र ऐसा पर्सन कहते थे जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने लगातार अपनी स्वॉर्ड उठाना जारी रखा। मुझे ट्रस्ट था कि एक दिन मेरे भक्ति का फल जरूर मिलेगा। हमारा एमसी अपने फादर से कहता है कि फादर, इतने समय तक मैंने आपको फॉलो किया, आप पर विश्वास करते हुए, क्या यही आपका जवाब है। तो उसका फादर बोलता है कि एक टूल क्या एक्सपेक्ट करता है, तुम्हारा गोल पूरा हो गया है, अब तुम जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने फादर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने मन में कहता है कि फादर, मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। तभी हम देखते हैं कि उसके ब्रदर और सिस्टर आते हैं और हमारे एमसी को जंजीर से जकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर को काट देते हैं। और पीले बलला उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है ना ब्रदर। फाइनली ट्रैश तो ट्रैश ही रहते हैं। तो उसकी सिस्टर भी बोलती है इस तरह जमीन पर रेगना तुम पर खूब जचता है। तो हमारा एमसी दर्द में कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझे वैसे ही फेंकना ही था तो तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा। तो उसका फादर हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि खुद को इतना बड़ा मत समझो, मुझे शुरू से ही तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो तुम्हारे बॉडी में रहने वाले 7 पंखों की पावर थी। तो हमारा एमसी भी शौक होता है और कहता है कि 7 पंखे। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हारी मदर काफी यूज में थी, उसने तुम्हें जन्म दिया, वो बिच जिसकी मुझे जरूरत थी वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारा एमसी उसको रोकता रह जाता है लेकिन वो रुकता नहीं और हमारा एमसी कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बता के जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है और उसके ब्रदर और सिस्टर हमारे एमसी को जान से मार देते हैं। और हमारा एमसी मरते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा ठंड है, क्या मैं मरने वाला हूँ। तो फिर मेरी लाइफ का सारा मकसद क्या था, ये प्योर व्हाइट और ये हल्का गर्म, क्या ये डेथ के बाद का आफ्टर लाइफ है। नहीं, ये तो रियल है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी छोटे से बच्चे में हो जाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये छोटा बॉडी क्या ये मेरा है, ये एक फेंट की तरह है। नहीं, ये फेंट नहीं है। और एक लड़की तरफ देखता है और कहता है कि और ये वुमेन क्या ये मर चुकी है। और हमारा एमसी कुछ सुनता है और कोई कहता है कि उसे ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए उस वुमेन को ढूंढो, इस बर्फीले तूफान में वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। ड्यूक रॉड्रिक का खातिर हमें उस फ्रेंड को वापस लाना ही होगा जिसे वो ले गई है। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि अभी भी वो क्या था और क्या उसने ड्यूक रॉड्रिक का नाम लिया, वो फ्रेंड की तलाश कर रहे हैं मेरे लिए। मैंने सुना है कि मुझे भी ऐसे बर्फीली रात में पाया गया था, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट में वापस चला गया हूँ। ये एकदम रेडिकुलस है। मैं बाद में इसको कंफर्म कर दूंगा। अगर मैं यहीं रुका तो वो डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा और मुझे ले जाएगा। मुझे यहाँ से भागना होगा जितना हो सके उतनी दूर। और जाते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर बुरी तरह से ठंडे हो गए हैं, मैं अब मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सरवाइव करना होगा। रेड्रिक, मैं कसम खाता हूँ। जैसे इतना बोलता है वो वहाँ बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास कोई आता है और ये 2 लोग होते हैं। एक छोटी बच्ची कहती है कि फादर चलो इधर देखो, ये तो हेवन का दिया हुआ एक बच्चा लग रहा है और ये आदमी विस्काउंट हाईफ्रीड होता है। तो उस बच्चे को विस्काउंट हाईफ्रीड उठा के कहता है कि इस तरह की जगह पर ये फेंट क्यों है, एक बच्चा इतनी दूर से यहाँ पर आया है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा घिस के माउंटेन से आया हुआ होता है नीचे। आखिर ये बच्चा है कौन। और हमारा एमसी एकदम कॉन्शियस होता है, उसकी धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और कह रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, वो इसे अपने साथ ले जाने आया है। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की आंखें खुल जाता है, कोई हमारे एमसी को पकड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को भी। तो लाल बाल वाली कहती है कि बिग सिस्टर, नन्हा बच्चा जाग गया है। तो बिग सिस्टर कहती है कि उसे चिल्लाना बंद करो, उसकी प्यारी भी छोटी नाक कहीं टूट ना जाए। और हमारे एमसी को वो लोग पकड़ के खींचने लगते हैं। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ये कैसी सिचुएशन है। अभी वो बिग सिस्टर हमारे एमसी को गोद में ले लेती है। तभी हमारे एमसी वहाँ से भाग के जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन हमारे एमसी को देखते हैं कि माना का पावर यूज करके वो कह रहा होता है अपने मन में, वो मेरा पीछा क्यों कर
कर रहे हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि इतना ज्यादा ओवरफ्लो पावर हो जाती है जिससे हमारा एमसी आसमान में उड़ जाता है और वो छत तोड़ देता है और कहता है कि ये एक मैजिक है। लेकिन तभी अचानक से गिरने लगता है और कहता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं गिर रहा हूँ। तभी वो विस्काउंट के हाथों में आ जाता है। विस्काउंट कहता है कि अब वो आसमान से गिर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग बच्चा है। तो हमारा एमसी भी उसको देखता है और कहता है कि ये पर्सन ड्यूक रोड्रिक के बड़े भाई विस्काउंट हाइफ्रीड, यह इम्पॉसिबल हो सकता है। क्या ये जगह हो सकती है? दूसरी एलम हाउस, और हमें एलम हाउस के बारे में बताया जाता है। विस्काउंट हाउस के हेड जो एलम की एक ब्रांच है, वो एक समय अपने छोटे भाई रोड्रिक के साथ जुड़वा विंग्स में से एक के रूप में खड़ा था। इंपीरियल फैमिली की गार्ड का इंटरेस्टेड सौंपा गया है, लेकिन विस्काउंट हाइफ्रीड जिसे मैं जानता था सिविल वॉर में मारा गया। विस्काउंट हाउस के कोलैप्स होने के साथ ही अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं समय में बैक आ गया हूँ। लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि ड्यूक के घर से भागने की कोशिश करते समय मुझे तो उसके भाई लेने आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि विस्काउंट की वाइफ कह रही होती है हमारी एमसी को देखकर, तो क्या इस बच्चे की मैजिक पावर बेकाबू हो गई और वो आसमान में उड़ गया? तो विस्काउंट बोलता है ऐसा लगता है, मुझे पता था कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। हमारे एमसी से उसकी वाइफ कहती है तुम जरूर डर गए होगे, अब सब ठीक है, और हमारे एमसी को गले लगा लेती है। हमारे एमसी भी देख के थोड़ा हैरान होता है और विस्काउंट भी ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। पास आते हुए विस्काउंट कहता है कि इस बच्चे में बहुत ज्यादा ही पावर छिपी हुई है, और उसके कपड़े को उठाता है जहाँ पर बहुत ढेर सारे विंग्स होते हैं। और विस्काउंट कहता है कि ये मार्क इस बात का प्रूफ है, ये है 7 विंग्स। हमारे एमसी भी शॉक होता है और कहता है कि ये मेरे बॉडी पर क्यों है। लेकिन तभी उसके पास्ट वाले बाप की याद आती है जो उसके बाप ने कहा था। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया हूँ, उसने मुझे इन 7 पंखों को चुराने के लिए उठाया था। और गुस्साते हुए कहता है कि और उसने मुझे विंगलेस बना दिया, मुझसे खुद वो पंख छीनने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई? विस्काउंट की वाइफ कहती है कि इसलिए तुम इस बच्चे के साथ क्या करोगे? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इस सत्ता को एलम के हाथों में नहीं जाने दे सकता, मुझे उससे बदला लेने के लिए इस पावर की जरूरत है। तो विस्काउंट बोलता है मैं उसे अपने अडॉप्टेड बेटा बना लूंगा, एक नन्हा पक्षी जो अभी तक अपने दम पर उड़ भी नहीं सकता। जब तक वो अपनी मर्जी से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करता, मैं उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लूंगा। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी भी हैरान होता है। लेकिन तभी देखते हैं कि जो लोग रूम में होते हैं उस रूम का गेट खुलता है और वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है क्या तुम दोनों सुन रहे थे ये सब बातें? तो बिग सिस्टर बोलती है हमें उसकी चिंता थी। और लाल बाल वाले आती है और कहती है कि मदर उसका नाम क्या है? तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो देखते हैं, मैं इसका नाम एस्टर रखूंगी, हमारे फैमिली में एक न्यू स्टार का नाम। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विस्काउंट के पास कोई आता है और कहता है कि जैसे कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था लॉर्ड हाइब्रिड। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उतरता है जो कि वो 10 साल का हो जाता है और वहाँ पर वो लाल बाल वाली भी उतरती है। हमारा एमसी उसको उतारते हुए कहता है कि सिस्टर अल्फिन संभाल कर उतरना, और ये इसका नाम अल्फिन होता है। तो अल्फिन कहती है कि हमारा शुक्रिया एस्टर। और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं फॉर डांस गैदरिंग। एक सर्टेन ड्यूक के घराने द्वारा एलएम के बैनर तले होस्टेड एक इवेंट रखा गया। नोवेल वॉरियर हाउस के लिए एक सोशल गैदरिंग रखा गया। हालांकि ये नोवेल प्लेस के लोगों के लिए अपने संबंध गहरा करने का प्लेस है। ये अपोनेंट का सभी प्लेस है जहाँ हर घर वो अपने उन यंग शॉर्ट मैन का प्रदर्शन करते हैं जो अपने फैमिली का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि विस्काउंट के लोग आ रहे हैं। उन्होंने सबक सीखे बिना एक बार फिर खुद को शर्मिंदा करने का फैसला किया। ऐसे शिक्षेवर के बजाय जो कभी आता ही नहीं, उन्होंने अज्ञात मूल के किसी लड़के को गोद ले लिया। वो एलन नाम को और कितना बदनाम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अल्फिन चिल्ला के कहती है कि इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। यहाँ जो कमजोरी दिखाते हैं वो सबसे पहले कुचल दिए जाते हैं, और उसका हाथ भी थोड़ा कांप रहा होता है। तो हमारा एमसी उसको नोटिस कर लेता है। तभी विस्काउंट बोलता है हमारे एमसी से यह विस्काउंट हाउस की करंट सिचुएशन है, मैं चाहता था कि तुम इसे देखो, क्या तुम निराश हो? हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि नहीं फादर, ये इस तरह का ठंडा स्वागत मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। तो उसका फादर भी हंसते हुए कहता है कि ये जानकर तसल्ली मिली मुझे। फिर हमें बताया जाता है कि अपने पिछले लाइफ में एलएम फैमिली के कलंक के रूप में मेरी शुरुआत सबसे खराब रही। इस जगह से बहुत खराब यादें जुड़ी हुई है, लेकिन अब जब मुझे मेरे सातों पंख वापस मिल गए हैं तो मैं अलग हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वही ब्रदर और सिस्टर होते हैं जो हमारे एमसी को पिछले लाइफ में मारे हुए होते हैं। हमारा एमसी भी उन लोग को देख रहा होता है और कहता है कि तो अब चलो एक शानदार सोशल डेब्यू करते हैं, क्या कहते हो? फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ फाइट हो रही होती है और हमें बताया जाता है इस एज में जब नाइट राइन सुप्रीम थे, नाइट से पावर और वैभव दोनों की अपेक्षा की जाती थी। स्वॉर्डमैनशिप के बल पर पावर हासिल करना, स्प्लेंडर के माध्यम से फेम पाना, और जिसने दोनों को डिमोन्स्ट्रेट किया। और हम देखते हैं कि वहाँ फाइट चल रही होती है और हमें बताया जाता है फैमिली का एब्सोल्यूट प्रतीक था पंखों वाला प्रतीक चिन्ह, और हमें एक बंदे के हाथ पे 2 पंख भी दिखाए जाते हैं। और ये सब हमारा एमसी एल्फिन और उसके फादर देख रहे होते हैं। एल्फिन अपने कान पे हाथ रख लेती है और कहती है कि ये जगह पहले की तरह ही बेकार
कार है, यहाँ बहुत ज्यादा ही शोर होता है। और हम देखते हैं कि एल्फिन की 2 सिस्टर होती हैं, उसकी दोनों सिस्टर कह रही होती हैं कि इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि बहनें फेन और फ्रिया आना नहीं चाहती थी। और हमारा एमसीयू कुछ सोच रहा होता है तो एल्फिन बोलती है कि एस्टर क्या हुआ, क्या तुम नर्वस हो, आखिरकार ये तुम्हारा पहला शॉर्ट डांस गैदरिंग है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं ये तो सच नहीं है, और अपने मन में कहता है कि अगर कुछ है तो वो पुरानी यादों का एहसास है। हमारे एमसी से विस्काउंट बोलता है तो फिर मुझे कुछ समय के लिए कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहिए, मुझे भरोसा है कि तुम एल्फिन का ख्याल रखोगे। तो वहाँ से जाने लगता है तो एल्फिन कहती है कि फादर मैं एस्टर से 1 साल बड़ी हूँ, आपको पता है ना। हमारा एमसी भी कहता है कि तुम बड़ी अनाड़ी हो बहन। तो उसके फादर बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारी उम्र के बहुत सारे लोग हैं, तुमको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर न्यू रिलेशन बनाना चाहिए, बस किसी को भी 7 पंखों के बारे में पता न चलने देना। और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उन्होंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि एल्फिन और हमारे एमसी को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ऐसे खुले तौर पर इनमी माहौल में रिलेशन बनाना कोई अच्छा रास्ता नहीं है। हमारा एमसी वहाँ से जा रहा होता है तो एल्फिन कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि कुछ दोस्त बनाने के लिए। फिर हमें वही ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ हम लोग बैठे हुए होते हैं। हमारा एमसी उनके पास आता है तो इस बंदे का नाम डेरिस होता है। डेरिस कहता है कि तुम कौन हो। हमारा एमसी कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा बिग ब्रदर डेरिस, मैं एस्टर एलएम हूँ, मैं तुम्हारा छोटा ब्रदर हूँ। मैंने तुमको बाहर से देखा इसलिए सोचा कि तुमसे हेलो कहूँ। और ये गैरिन होता है। गैरिन कहता है कि वो गोद लिया हुआ बच्चा है ब्रदर, वही जिसे विस्काउंट हाउस ने खरीदा था। तो ये बातें सुन के डेरिस हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है, इसलिए तुमने खुद को एलएफ कहने की हिम्मत की। और हमें डेरिस और गैरियन के बारे में बताया जाता है कि एलएम फैमिली के दोनों सक्सेसर और वो 2 लोग जिन्होंने मेरे पिछले लाइफ में मुझे मार डाला था। उस समय वो बहुत ही डरावने लगते थे, लेकिन अब वो सिर्फ नाटक खेलने वाले बच्चों की तरह दिखते हैं। फिर हमारे एमसी को कोई बुलाता है और यहाँ पर एल्फिन आती है। हमारे एमसी को ले जाते हुए कहती है कि चलो वापस चलते हैं, तुमने हेलो कहा था ना। तभी डेरिस कहता है कि अरे एल्फिन तुम भी यहाँ हो, आज फादर के पीछे नहीं छिप रही हो, इधर आओ और हमारा एंटरटेनमेंट करो, ये मेन हाउस का ऑर्डर है। तो वो गुस्से में बोलती है कि अगर मैंने मना कर दिया, मेन हाउस और ग्रांज फैमिली के बीच मास्टर सर्वेंट का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे बहन रुक जाओ। अभी डेरिस कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें पता है क्या, हमारे फादर नाइट होने के बावजूद किंग की रक्षा करने में फेल रहे और सजा के तौर पर उसके छोटे भाई ने उसका हाथ काट दिया। मुझे बेहद खुशी है कि उस हारे हुए इंसान का खून नई रंगों में नहीं बहता। तो ये बातें सुनकर उसके पास आने लगती है, गुस्से में बोलती है कि अपनी बात वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं अपने फादर का अपमान तुम्हें नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो जूस पी रहा होता है इसके मुंह पे फेंक देता है और गुस्से में बोलता है कि केवल निकम्मी लड़कियां ही पैदा होती रहती हैं जो उपाधि की सक्सेसर नहीं बन पाती। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत निराश होंगे, ये कोई गेम नहीं है, अगली बार तुमको पहनना चाहिए, कुछ कपड़े ले आओ ताकि भीगने से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और हम देखते हैं कि एल्फिन रो रही होती है और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ आते समय चिंता हो रही थी, अब भी तुम्हारे चेहरे देखकर मुझे शायद बिल्कुल भी गुस्सा ना आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बोतल को ले लेता है और हमारा एमसी एल्फिन के पास आता है, अपने मन में कहता है कि लेकिन मुझे खुशी है, और उससे कहता है कि हे डेरिस, और उसके पास बोतल दे देता है और वो कैच भी करता है। लेकिन हमारा एमसी अपने स्वord चला के उस बोतल को वहीं काट देता है और कहता है कि तुम अभी भी वही घटिया लोग हो। जो जूस होता है उसके चेहरे पे गिर जाता है। हमारा एमसी अपना स्वord साफ कर रहा होता है और जूस को चाटते हुए कहता है कि ये तो अंगूर का जूस है, नन्हे मुन्ने रईसों के लिए एकदम सही है जूस, है ना। फिर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने फादर के साथ। तो उसका फादर बोलता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, क्या तुम अपने सिस्टर को ही जान से मारने जा रहे हो, अपने आप को टाइट से पकड़ लो। और अपने मन में कहता है उसका फादर यही 7 विंग्स की पावर है। ये सोचकर भी सरप्राइज होता है कि इसमें इतना खतरनाक पावर छिपी हुई थी, क्या मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ, क्या हम दोनों ऐसा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में एक बंदा आता है और कहता है कि मास्टर ये बहुत ही भयानक है। तो एक बंदा बोलता है कि ये क्या है, हम तो अभी एक कॉन्फ्रेंस रूम में बीच में बात कर रहे हैं। तो बंदा बताता है कि एलम मैंच हाउस और ब्रांच फैमिली उनके बेटे आपस में डुअल कर रहे हैं। तो ये बातें सुन के अपना विस्काउंट कहता है कि क्या, और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर एल्फिन आ जाती है। एल्फिन कहती है कि फादर, तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ है, और हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है। जो बंदा कहता है कि जरा वहाँ तो देखो, ग्रेट एलम 2 बच्चों के बीच में फाइट हो रही है, ऐसा नजारा तुमको हर दिन देखने को नहीं मिलता है, इसका अंत कैसे होता है इस पर निर्भर करेगा, ये शॉर्ट डांस गैदरिंग सच में बेकार होता जा रहा है। और दूसरी तरफ डेरिस अपनी 4 विंग्स की पावर को शो करते हुए कहता है कि कोई बेवकूफ ड्यूक के हाउस से पंगा ले रहा है, फाइनली वो एक आवारा कुत्ता ही है, क्या उसे हमारी पावर में अंतर का पता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि वो 4 पंखों वाला प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। ड्यूक का बेटा एक अलग ही लेवल पर है। और डेरिस कह रहा होता है कि चलो मुझे अपना विंग क्रेस्ट दिखाओ, या फिर मेरा पावर देखने के बाद तुम अपनी पावर पर ही शर्म महसूस कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, एक नॉर्मल से पैटर्न को इतना
अपने गर्व से शर्मनाक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये बातें सुन के वो एकदम गुस्सा आ जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं जीतता हूँ तो तुमको मेरी बहन से माफी मांगनी होगी, समझ गए? तो वो बंदा कहता है कि मुझे मंजूर है, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे कुत्ते होगे, मैं तुम्हें जी तोड़ मेहनत करवाऊंगा। और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और वो थोड़ा पीछे घिसट जाता है और वहाँ उसका स्वर भी थोड़ा कांप रहा होता है। और वो फिर से अटैक करते हुए डेरिस बोलता है, ये है उस पर्सन की ताकत जिसके पास ये है। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है, फिर से हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। और ये सब देख के एल्फिन थोड़ा घबराई हुई होती है और ये बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर डेरिस की स्वॉर्डमैनशिप की स्किल अभी भी बहुत इमेच्योर है। हालांकि किसी की तलवार चलाने के स्किल कितने भी अनाड़ी क्यों ना हो, उस कमी को पूरा करने वाला अद्भुत मैजिक उन लोगों का लाभ है जिनके सर पर पंखों का निशान होते हैं। अगर एक पंख में मोमबत्ती की मैजिक पावर है, तब मेरे 4 पंखों का मैजिक सच में प्रकट होता है। और वो अटैक कर रहा होता है हमारे एमसी पे बार बार, हमारा एमसी उसके अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है और वो कहता है कि एक धमाका, पहले वाला वो सारा साहस कहाँ गया तुम्हारा? क्या तुम मुझसे माफी मंगवाना नहीं चाहते थे, या फिर ये सब सिर्फ बातें ही थी? चलो मुझे अपनी पावर को दिखाओ। और फिर से अपनी पूरी पावर का यूज करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। तो ये बंदा बोलता है कि मैच डिसाइड हो चुका है। लेकिन जैसे ही डेरिस अटैक करता है, हमारा एमसी एकदम इजी उसके अटैक को अपने फट से ब्लॉक कर लेता है। तो ये देख के हैरान होते हुए कहता है कि कैसे? हमारा एमसी उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बकवास करते हो, और अपनी थोड़ी पावर का यूज करके उसको पीछे ढकेल देता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है अपने मन में, मैंने ये 10 साल विस्काउंट हाउस के साथ है मैजिक को कंट्रोल करना सीखने में बिताए हैं, मैं बस तुमसे बदला लेने के मौके का इंतजार कर रहा हूँ। और थोड़ा सीरियस होके उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है और अपने घुटनों को बलाने लगता है। ये देखिए गैरियन भी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, और हमें हमारे एमसी के पावर को भी दिखाया जाता है, जहाँ वो बंदा भी बोल रहा होता है कि मैं 4 पंखों वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसका स्वord टूटने लगता है। तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या वो सच में ये कंपटीशन जीत सकता है? डेरिस पूरी तरह से हावी हो रहा है, एलम फैमिली में अभी भी वैसे ही कोई पर्सन है, ये सब। तभी हम देखते हैं कि विस्काउंट कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है, और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी पावर को ज्यादा यूज कर रहा होता है, अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है, जिससे हमारा एमसी बेकाबू हो जाता है। तो वो बंदा भी बोल रहा होता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है कि एस्टर मत करो ऐसा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी की पावर बहुत ज्यादा ही हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट भी होता है और धुआं धुआं हो जाता है, स्वॉर्ड के टुकड़े भी फेंका जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उसको हरा दिया होता है, कुछ भी नहीं किया होता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि अगली बार तुमको पहचानना चाहिए, कुछ कपड़े ले आओ ताकि भीगने से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। हमारा एमसी मन में कहता है कि मैं अब विंगलेस नहीं हूँ, और एल्फिन भी थोड़ा खुश हो जाती है। और हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतना जानना ही मेरे दिमाग को फिलहाल शांत करने के लिए काफी है। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि ये रॉड्रिक होता है जो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो आ गया है रॉड्रिक। ये सब खत्म होने के बाद लोग आप अपना बात कर रहे होते हैं कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि विस्काउंट फैमिली का सबसे छोटा बेटा, एक्चुअली उन्होंने मेन घर के तीसरे बेटे को हरा दिया। लेकिन हालात अब बिगड़ गए हैं, अपनी रेपुटेशन को इस तरह से बेकार होने के बाद वो चुप नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एकदम एटीट्यूड में खड़ा रहता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि एलएम मेन हाउस का हेड है 8 जनरेशन। और हम देखते हैं कि डेरिस अपने फादर को देख के बहुत खुश हो जाता है और हमारे एमसी के सामने रॉड्रिक खड़ा रहता है और हमारे एमसी को घूरता है और हमारा एमसी उसको घूरता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ड्यूक रॉड्रिक। तभी डेरिस अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि फादर, ये वही बंदा है, उस गंदे कुत्ते ने हेड की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? प्लीज फादर, अपनी पावर का यूज करके इस पर्सन को उसकी औकात दिखा दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्वॉर्ड किसी के हाथ में घुस जाता है और ये डेरिस के हाथ में रॉड्रिक ने घुसेड़ा हुआ होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। लोग भी ये देख के एकदम हैरान होते हैं और कहता है कि जो पर्सन डुअल में हार गया वो मूर्खों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या तुमको ये समझ में आता है कि तुमने हमारे फैमिली का नाम बेकार कर दिया है, जो अपना बदला भी नहीं ले सकता? तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विस्काउंट चिल्ला के कहता है कि बस करो, रुक जाओ रॉड्रिक। रॉड्रिक कहता है कि उसे तलवार चलाने का कोई अधिकार नहीं है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है? और हमारे एमसी के गर्दन पे लगाया हुआ होता है और हमारा एमसी कहता है कि मेरा कजन, उसने मेरी बहन से माफी नहीं मांगी, क्या तुम सजा को उसके बाद के लिए बचा सकते हो? अंकल हेड भी बोलता है, मैंने सुना था कि तुम एक ऑर्फन थे जिसे हाइफ्रीड ने गोद लिया था और अब तुमको लगता है कि तुम एलम फैमिली का हिस्सा हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं विस्काउंट का बेटा हूँ, खून का रिश्ता न होने के बावजूद मेरे फादर ने मुझे पूरी तरह से शिक्षा दी है, एक नाइट के प्राउड और एक घर की विरासत के भार के बारे में। तभी वो हेड विस्काउंट की तरफ देखता है और तो रॉड्रिक कहता है कि इसलिए तुम विस्काउंट हाउस के मेंबर के रूप में इससे मेन हाउस रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया और अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। कहता है कि हमारे पिनिकल और किंग की तरह
किंग की तलवार के नीचे 12,000 वॉरियर का शिखर है, वो प्राउड है। तुमको ये समझना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बच्चों का झगड़ा मानकर खारिज किया जा सकता है। हमारे फादर ने अपनी बेवफाई की कीमत के तौर पर अपना एक हाथ कुर्बान कर दिया था, तुम क्या पेशकश करोगे? हमारा एमसी कहता है कि अंकल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ये सब चीज को, ये भाइयों के बीच का झगड़ा नहीं था बल्कि एक डुएल था। मैंने अपने विस्काउंट हाउस के खिलाफ किए गए अपमानों का जवाब अपनी तलवार से दिया। जो पर्सन खुद का बदला भी नहीं ले सकता उसे तलवार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपके ही शब्द थे अंकल, मैं अपनी एक उंगली भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता। तो ये सब बातें ये बंदा सुनता और कहता है कि वो सिर्फ 10 साल का है, तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? तभी वो अपने स्वर को म्यान में रखते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और अपने म्यान से अपनी स्वर को निकालो। तो हमारे एमसी भी निकालने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी पर इतना जोरदार अटैक करता है जिससे हमारे एमसी जाके पीछे फेंका जाता है। ये सब देख के विस्काउंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अटैक कर देता है, लेकिन वो विस्काउंट के अटैक को रोक देता है। विस्काउंट आते हुए हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो एस्टर? लेकिन हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बहुत जख्मी हालत में होता है, लेकिन वो एकदम ठीक तरीके से खड़ा होता है और खून से लथपथ होता है, और हेड और डेरिस वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी लड़खड़ा के गिरने लगता है। तभी हमारे एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी कहता है कि मैंने इसकी ठीक से प्रोटेक्शन की है फादर, मेरा प्रॉमिस और बाकी सब कुछ। तो विस्काउंट बोलता है कि तुम शानदार थे। तभी हम देखते हैं कि रॉड्रिक से एक बंदा कहता है कि रॉड्रिक तुमने जो किया वो काफी बचकाना था, लेकिन अगर तुमने उस लड़के को जो चाहे बोलने दिया होता तो मेन हाउस की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये एक अच्छा समझौता था, है ना? खुद ग्रेट ड्यूक के विरुद्ध जाना। उसने अनाउंस किया कि वो सफल रहे, एक होनहार यंग बच्चा साइन स्टार। उस लड़के के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। तब ये पीले बाला लोई बोलता है कि हालांकि इससे मुझे घबराहट हुई, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि क्या एलिम्स बीचों बीच से फट जाएगा। तभी रॉड्रिक बोलता है उथल पुथल का एज जल्दी आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो दुनिया को 2 या 3 टुकड़ों में बांटने के लिए काफी बड़ा हो। दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी और उसके फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ अल्फिन आती है और हमारे एमसी को केयर करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने घर में वापस आ जाता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है, एक को हरा देता है। तो वो बंदा कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही एक्सेलेंट था मास्टर एस्टर। तो एक बंदा बोलता है कि शानदार स्किल, और सोचो वो सिर्फ 10 साल का है, ये बहुत डरावना है। तो दूसरा बंदा बोलता है गॉड गैदरिंग से लौटने के बाद से ही वो और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है, ये उनके लिए काफी मोटिवेशन रहा होगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि इसके अलावा मैंने सुना है कि उसने ड्यूक रॉड्रिक के तीसरे बेटे को भी हरा दिया था। मेन हाउस ने हमें इतने लंबे समय तक कड़वी दवा पिलाई है, ये एक ताजगी भरी कहानी है। और हमारा एमसी अपना प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में कहता है कि स्वॉर्ड डांस गैदरिंग में मैंने इनफ पावर और प्रेजेंस को शो किया, इससे विस्काउंट हाउस को एलएम नाम के लिए कलंक बताने वाली आवाजों में कम से कम थोड़ी कमी तो आनी चाहिए। लेकिन मेरा असली गोल अभी भी एलएम ही है। मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि मेरी एबिलिटी कितनी दूर तक जा सकती है, ठीक उसी गैदरिंग में। लेकिन अभी मैं जिस हालत में हूँ उससे मैं रॉड्रिक को नहीं हरा सकता। अंत में पंखों पर बने शिखर मात्र इस बात के सूचक है कि किसी पर्सन के पास कितनी छिपी हुई मैजिक पावर है। इनेट मैजिक भी बेकार हो जाता है अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी मैं 7 पंखों की पूरी पावर को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। काश मैं 7 विंग्स की पावर का टेस्ट कर पाता बिना कंट्रोल खोने की चिंता किए। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो उस बंदे को भी हरा देता है और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि अगला नंबर किसका है, जल्दी आ जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने सभी को हरा दिया होता है। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, लगता है तुम फिर से पूरी ताकत लगा रहे हो। और ये एल्फिन होती है। एल्फिन बोलती है एस्टेट को आराम का मतलब बिल्कुल नहीं पता है, फादर तुमको बुला रहे हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फादर समझ गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। हमारा एमसी जा रहा होता है तभी उसको नोटिस करता है और कहता है कि ये आउटफिट ये तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। तो वो बोलती है मुझे लगता था कि तुम इसे पहनना नहीं चाहती क्योंकि ये सुंदर नहीं है। तो वो बोलती है हर चीज में बैलेंस जरूरी है ना? तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इस तरह नहीं रह सकती, इसलिए जब तुम वापस आओगे तो तुम मेरा साथ दोगे, है ना? और वो कहती है कि प्लीज मुझ पर नरमी बरतना, ठीक है? फिर हमारा एमसी अपने फादर के पास आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि फादर आपको मेरी जरूरत किस लिए थी? तो वो बोलता है कि चलो यहाँ बैठ जाओ, तुमको हमारे फैमिली में शामिल हुए 10 साल हो गए हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हारे थोड़े बड़े होने तक इंतजार करूं, लेकिन तो हमारा एमसी पूछता है कि आखिर ये क्या है? तो वो बताता है कि अगले हेड हाउस का ये प्रूफ है। एस्टर मैं चाहता हूँ कि विस्काउंट हाउस तुमको हिरासत में मिले। ये बातें सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है। तो उसका फादर बोलता है कि जैसे तुम जानते हो विस्काउंट हाउस एक खराब सिचुएशन में है, लेकिन हम अब भी एलएम नाम धारण करने वाला एक ब्रांच फैमिली है और एक एरिया के रूलर के रूप में हमें बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना है। हम वेकन के अगले हेड का पद हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ सकते। हमारा एमसी भी उससे कहता है कि क्या मेरी सिस्टर इससे ठीक रहेंगी? तो उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी सिस्टर जो नाइट स्कूल में थी 3 दिन में वापस आ जाएंगी, मैं तब सबको बताने की प्लानिंग बना रहा हूँ। हमारा एमसी अपने
अपने मन में कहता है कि सिस्टर मार्फा और सिस्टर कुडो, और हमारा एमसी अपने फादर से बोलता है कि इस मामले में वो खुश नहीं होंगे। सिस्टर कुडो तो डेफिनेटली नाराज हो जाएंगी। वो मुझे नापसंद करती है क्योंकि मैं एक बेटा पैदा हुआ था और उन्हें 7 पंखों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी खुद की मैजिक पावर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इस नासमझ मूर्ख हूँ जिसने लगभग अपनी बहन को ही मार डाला था। मुझ जैसे पर्सन में किसी नाराज बहन को समझाने का आत्मविश्वास नहीं होता। तो ये सब बातें सुन के विस्काउंट भी थोड़ा मुस्कुराता है। हमारा एमसी जा ही रहा होता है तो उसका फादर बोलता है कि मुझे बहुत पहले से ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि क्या तुम सच में एक बच्चे हो। मुझे लगा था कि ये अंगूठी स्वॉर्ड गैदरिंग के लिए एक पुरस्कार होगी, लेकिन लगता है कि तुम इसके बजाय इससे ज्यादा खुश हो गए। अभी हमारा एमसी कुछ देख के एकदम हैरान हो जाता है और उसका फादर बोलता है ये मैजिक स्वॉर्ड ग्राम है, एक ऐसा ब्लेड जो 7 पंखों की पावर को कंट्रोल करने में एबल है। मैजिक डिवोरिंग स्वॉर्ड। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे एमसी और उसके फादर जंगल तरफ जा रहे होते हैं और उसके फादर कहते हैं कि ठीक है ये जगह ठीक रहेगी। हमारा एमसी कहता है कि फादर अगर हम सिर्फ स्वॉर्ड का टेस्ट कर रहे हैं क्या ट्रेनिंग हॉल ठीक नहीं रहता। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये एक प्रिकॉशन है और अपने मन में कहता है कि तुम अक्सर चीजें तोड़ देते हो। और हमारे एमसी से कहता है कि ये मैजिक स्वॉर्ड ग्राम एक लेजेंडरी ब्लेड है जो पीढ़ियों से केवल एलम फैमिली के सबसे बड़े बेटे को ही सौंपी जाती रही है। मैंने इसे तुम्हारे लिए मेन हाउस से मंगवाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड को बांधा हुआ होता है अपने मुंह से निकल रहा होता है। जैसे ही निकलता है तो हमारा एमसी भी देख के हैरान होता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड, और हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड टूटी हुई होती है। तो उसके फादर कहते हैं कि जैसा कि तुम देख सकते हो इस तलवार में ब्लेड नहीं है, लेकिन जब तुम इसमें इस तरह मैजिक को इंसर्ट करते हो तभी हम देखते हैं कि वो टूटा हुआ स्वॉर्ड एक कंप्लीट स्वॉर्ड बन जाती है और उसमें से एक ट्रेमेंडस ऑरा भी निकल रहा होता है। और उसके फादर बोलते हैं इस स्वॉर्ड को इसके धारक की मैजिक पावर से पूर्णता प्राप्त होती है, प्रोबेबली भरी एक तलवार। तभी उसका फादर अटैक करता है जिससे हमें दिखाई देता है कि आसपास की चीजें तोड़ के एकदम सामने निकल जाती है। और उसका फादर बोलता है कि हालांकि मीडियोकर मैजिक पावर के साथ तलवार तुम्हारी सारी पावर छीन लेगी, ये एक कर्ज है, स्वॉर्ड भी है, क्या तुम इसे आजमाओगे। तो हमारा एमसी थोड़ा हेजिटेशन करता है लेकिन उस स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि अपने मन में मेरी मैजिक पावर इस तलवार में एब्जॉर्ब हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से एनर्जी भी निकलने लगती है। हमारा एमसी कहता है कि ये तो है, मेरी मैजिक पावर खुद ही तलवार में एब्जॉर्ब हो रही है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एक जोरदार एनर्जी निकलती है। ये सब देख के नाइट्स भी कहते हैं कि आखिर ये अभी क्या हुआ, ये कोई कॉमेट गिरा था या कुछ और। तो दूसरा बंदा कहता है कि बेवकूफ, ये तो बिल्कुल उल्टा है, कोई चीज आसमान में उड़ गई, कुछ चीज से तुम्हारा क्या मतलब है। और ये सब देख के एल्फिन बोलती है ये डेफिनेटली एस्टर है। और हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है जब हमारा एमसी भी चौंका हुआ होता है और कहता है कि ये तो वाकई एक शानदार स्वॉर्ड है। इसके फादर भी देख के हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम्हारी पावर है ये एक भी पावर नहीं है। पूरे एलम फैमिली के इतिहास में 7 पंखों वाला प्रतीक चिन्ह हमेशा से ही रहा है। अगर तुम उस पावर में मास्टरी प्राप्त कर लेते हो तो फाइनली तुम स्वॉर्ड मैन बन जाओगे। तुम मुझ जैसे और रॉड्री जैसे 6 पंखों वाले वॉरियर से भी कहीं ज्यादा बेस्ट माने जाओगे। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि मैं उसे पीछे छोड़ सकता हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि लेकिन ज्यादा पावर हमेशा संघर्ष को जन्म देती है। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे पास 7 पंख हैं, हर कोई तुमसे नफरत करेगा। कुछ लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाएंगे जबकि अदर लोग तुमको खतरे के रूप में खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब वो समय आएगा तो अपनी लाचारी पर पछतावा करने से बचने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एस्टर, तुम मेरी बात समझ गए हो ना। वो भी हाथ पकड़ते हुए अपने मन में कहता है कि हाँ ये सही है, मैं अब अपने पास्ट की तरह बेकार लाइफ नहीं जीऊंगा। और अपने फादर से कहता है कि आपका फादर शुक्रिया, मैं हर हाल में इन 7 पंखों पर महारत हासिल करूंगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम लोग का स्वागत है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुडो और मैरफा आ जाती है। तो कुडो कहती है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अपने सिस्टर को देखते हुए कहती है कुडो चलो आ जाओ मेरी छोटी बहनों, तुम बड़ी बहन को घर वापसी पर गले लगाकर स्वागत करो। तभी हमें उन दोनों बहनों को भी दिखाया जाता है जो कि मार्फा के पास जाके लिपट जाती हैं और उन लोग कहती हैं कि घर में तुम्हारा स्वागत है बिग सिस्टर मार्फा। कुडो बोलती है कि क्या सिस्टर कुडो के साथ गले मिलने के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है। वो दोनों बहन बोलती है कि क्योंकि सिस्टर कुडो हमेशा हमारे बालों को खराब कर देती है। वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नाइट के शिष्टाचार को पूरी तरह से सीख लिया है, मैं कभी भी इतनी बेकार हरकत नहीं करूंगी। तभी वो एल्फिन को देखती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है कि एल्फिन तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तो एल्फिन बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी मार्पा बोलती है कि एस्टर कहाँ है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुडो को जो थोड़ा सैड होती है। और फिर हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है और बहुत थका हुआ होता है और कहता है कि डैम इट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मैजिक से तलवार बना सकता हूँ लेकिन इसे दबाने में मेरी सारी पावर लग जाती है। फादर ये सब कैसे करते हैं। तभी वहाँ पर कुडो आती है और कहती है कि वाह लगता है तुम फिर से पूरी ताकत लगा रहे हो। हमारा एमसी भी देखता है और कहता है कि सिस्टर कुडो आप वापस आ गई हो। तो कुडो बोलती है तुम अपनी बड़ी बहन को वेलकम करने तक नहीं आए, तुम कितने बेकार हो, या फिर तुमको लगता है कि तुम बहुत खास हो। क्या हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं
नहीं रखते। मैंने स्वॉर्ड गैदरिंग के बारे में भी सुना। नाइट स्कूल में हर तरफ तुम्हारे बारे में ही चर्चा हो रही थी। फादर को तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है। हमारा एमसी कहता है कि सिस्टर तुम भी, और उसे बोलता है कि ट्रेनी होने के बावजूद तुम पहले ही कई मिशनों पर जा चुकी हो और उनमें अच्छा काम कर चुकी हो। मैंने सुना है कि इस साल हॉनर मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र नाइट थे। तो कुडो बोलती है कि अगर मैं कम से कम इतना भी नहीं कर सकी तो मुझे फादर का पद विरासत में नहीं मिल सकता था। मैंने सुना है कि तुमने सक्सेसर की चर्चा कम कर दी थी। क्या तुम मेरे प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे थे? तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, फादर ने तुम्हें बताया, ये कितना परेशान करने वाली बात है। हमारा एमसी उससे बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके लिए कैपेबल हूँ। तो कुडो बोलती है, सच कहूँ तो फादर और एस्टर दोनों मेरे सपने को जानते हुए भी इतना क्रूर होना। तभी वो पेड़ पे मारती है अपने फोर्ट से और हमारे एमसी की तरफ फेंक देती है, जिससे हमारा एमसी डॉज कर लेता है और कहता है कि सिस्टर अचानक तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है कि चलो देखते हैं, इतने समय बाद तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी टेस्ट लेगी, अब मैं तुमसे सच में मुकाबला करने आ रही हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि सिस्टर रुक जाओ, ये फोर्ट अभी भी अधूरी है। तो उसकी सिस्टर बोलती है, क्या तुम वॉर के मैदान में किसी दुश्मन को यही बहाना दे सकते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि दुश्मन? वो अपने फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहती है कि एक नाइट का सिद्धांत वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर तुम होल्ड बैक ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगी। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, मुझे तो अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करने में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे अटैक कर देती है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह सच में मुझे मार देगी। फिर हमारा एमसी भी अपने पावर को रिलीज करता है, हमारे एमसी पे वो अटैक करती है। हमारा एमसी भी एकदम रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तबाही मच रही होती है और उसकी सिस्टर कह रही होती है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल पहले की तरह ही तेज है, और आगे बढ़ के अटैक कर रही होती है और कह रही होती है, ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप की बराबरी कर सकती हो, जबकि मैंने नाइट स्कूल में इसे और भी ज्यादा एडवांस कर लिया है। हालांकि ये स्वॉर्ड नाम का बहाना क्या है। और हमारे एमसी पे अटैक करती है। हमारा एमसी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन वो अटैक करके हमारे एमसी को पीछे घसीट देती है और कह रही होती है कि मैजिक पर तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कर रही हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो हमेशा से ऐसे ही रही है, क्योंकि वो स्काउट फैमिली में मैं ही एक लौता बेटा हूँ जिसे हेड की पोजीशन दी जा रही है, क्योंकि मैं खास हूँ। मेरे पंखों का मुकुट फैमिली में किसी से बेहतर है। एक ऐसी बहन जो हर बात पर झगड़ा करने लगती है और उसे अनफेयर बता देती है। सच कहूँ तो वो मेरी शुरू से ही राइवल है। हमारे एमसी से उसकी बहन कहती है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करती है। हमारे एमसी उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक रहा होता है और वो कह रही होती है कि तुम अगले हेड बनने के लायक नहीं हो। और दूसरी तरफ हमें मार्फा का दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से कह रही होती है कि फादर, क्या आपको यकीन है कि उन दोनों को अकेले ही छोड़ देना ठीक था? सबसे बुरा ये हो सकता है कि ब्रदर और सिस्टर की उस फाइट का अंत एक लाश के साथ हो। तुम्हें तो पता है ना। तो उसके फादर बोलते हैं, फिर भी वो दोनों अच्छे राइवल हैं। वे लापरवाह हो सकते हैं लेकिन बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मार्फा बोलती है कि मुझे भी यही उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो। तो फादर, आपने हमें नाइट स्कूल से वापस क्यों बुलाया है? ये सिर्फ सक्सेसर के बारे में बात करने के लिए नहीं था, है ना? तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, और कुछ निकलता है। तो मार्फा देख के बोलती है कि ये क्या है? तो उसका फादर बोलता है कि एलएम मेन हाउस से एक सूचना है। ऐसा लगता है कि मेन हाउस के केंद्र का संचालन मेल कर रहे हैं। वे अपने पोता पोतियों के चेहरा देखना चाहते हैं। तो ये बातें सुन के मार्फा बोलती है कि ये बहुत सीरियस मामला है। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हम ऐसा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, एस्टर को खोना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में फाइट बहुत जोरदार कर रहे होते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है कि बेवकूफ मत बनो, उन्होंने सक्सेसर की चरखा को ठुकरा दिया, तुमने भी तो सुना था बहन। तो उसकी सिस्टर बोलती है अटैक करते हुए, और मैं तुमको बता रही हूँ कि मुझे यही बात बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और अटैक कर देती है। हमारा एमसी अटैक को बहुत बड़ी मुश्किल से रोक रहा होता है और अपने मन में हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही भारी है, ये एकदम मॉन्स्टर की तरह लग रहा है, जैसे कि वो मेरा ऊपर बैठ गया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके अटैक को डिप्लेट कर देता है और उस पर अटैक कैसे बढ़ जाता है और कहता है कि कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तो वो मुस्कुरा के बोलती है कि तुमने अभी भागने की कोशिश की है ना? फिर से हमारे एमसी पर लाइटनिंग का अटैक करती है। हमारा एमसी दूर जाके फेंकाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और कहता है अपने मन में, कितनी जबरदस्त ताकत है ये। और उसकी बहन आते हुए कहती है कि अपनी तलवार निकालो, अगर तुम सिर पे तलवार चलाते हो तो तुम्हें चोट लग जाएगी, अगर तुम मैजिक भी कर सकते हो तो तुम सेकंड रेट के हो। स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों में महारत हासिल करने के बाद ही तुम एक फर्स्ट रेट के वॉरियर बन सकते हो। तुमने मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंट कर दिया एस्टर। पंखों की कलगी में अंतर ही इस बात का अंतर है कि तुम कितनी मैजिक पावर को सहन कर सकते हो। कहते हैं कि सिर्फ एक पंख से ही लगभग 3 गुना फर्क पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में फायर पावर और सहन शक्ति के
माध्यम से मेरी 5 पंख हैं, तो मुझे तुमसे 2 कदम नीचे होने चाहिए, जबकि तुम्हारे 7 पंख हैं, और फिर भी तुम पावर की सीधी कंपटीशन से बचते हो और मेरी स्वॉर्ड से भागने की अपनी वही पुरानी चाल चल रहे हो। क्या तुमको अपनी ताकत पर इतना कम भरोसा है, या शायद तुमको डर है कि तुम 3 साल पहले की तरह फिर से अपना कंट्रोल खो दोगे? तो ये बातें सुन के हमारा एमसी भी चौंक जाता और कहता है कि डरना मेरी 7 पंखों की पावर का, ये थॉट तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। क्या मैं अनजाने में अपनी ही पावर पर लिमिट लगा रहा था? इसी वजह से ये स्वॉर्ड कभी स्टेबल महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी मैजिक पावर को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ कुडो अपनी पावर को यूज करते हुए हमारे एमसी से कहती है, एस्टर तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। अगर तुम अपनी इस अच्छी किस्मत को बिना सोचे समझे जो ही बर्बाद कर दोगे, तो इससे तुम हर तरह से अहंकारी बनोगे। फिर ये सब मुझे सौंप दो, अब मैं ये सब खत्म करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे बहुत सीरियस तरीकों से अटैक कर देती है। हमारे एमसी पे एकदम रेडी हो जाता है और एक फ्लैश मारता है, जिससे वो पीछे हो जाती है और कहती है, उसने मेरे पूरे बल से किए गए हमले को नाकाम कर दिया। हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर, तुमने मुझे जगा दिया है। फिर से अटैक करने के लिए हमारा एमसी बढ़ जाता है। तो ये सब देख के वो अपने मन में कहती है, तुमने बिना शॉट बनाए ही हमला कर दिया। मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारी मैजिक पावर अचानक खत्म हो गई है, जैसे कि ऐसा कभी होगा। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सातों पंखों के अंदर मैजिक का एक कंसील कभी ना खत्म होने वाला कुआं छिपा हुआ है। अभी जिस हालत में मैं हूँ, उस हालत में मेरे लिए इन सब चीजों को ठीक से कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ इस एक पल के लिए। और हमारे एमसी उस पे जोरदार अटैक करता है और अपने मन में कहता है कि मैं तलवार को संवारने का काम छोड़ दूंगा और मैजिक को केवल फ्लो के मूवमेंट पर ही ध्यान दूंगा। और वो हमारे एमसी से कहती है, तो तुमने भी अपने अधूरे तरीकों से इस पर विचार कर दिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे ये दूसरा लाइफ इसलिए नहीं मिला, बस इसे फेंक देने के लिए। ये पावर, मेरा फैमिली और मेरा सब कुछ, और मेरी तलवार, ये वो चीज है जिन्हें मैं लाख कोशिश के बावजूद कभी हासिल नहीं कर सकता था। तो वो भी कुछ नोटिस करती है और अपने मन में कहती है कि दूसरी लाइफ। हमारा एमसी फिर से अटैक करने के लिए उस पर बढ़ जाता है और कहता है कि इसलिए, और वहाँ से वो गायब हो जाता है। तभी पीछे जाता है, तो ये सब देख के वो कहती है कि ये तो गायब हो गया। हमारे एमसी अटैक करते हुए कहता है कि मैं अब और कुछ नहीं छिपाऊंगा, और उस पे अटैक कर देता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। और हाँ, ये बस 8 चैप्टर तक आए हुए हैं। अब जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मांगा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।